नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है 9 PM स्पेशल का, जहां पर आज सबसे पहले हम आपको मिलावट के एक आपराधिक वर्जन के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा अपराध है जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होता है और ऐसे में आपको हमारी ये रिपोर्ट बहुत ही सावधान होकर देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में हम आपको एक सरकारी आदेश के बारे में भी बताएंगे जो कि इस समस्या की एक सक्सेसफुल सर्जरी कर सकती है। आगे साथ ही बात करेंगे उस क्रूरता की जो हमारे समाज में लैंड कर चुकी है। एक हत्या में एक इंसान के साथ साथ पूरी इंसानियत के कत्ल की एक कहानी आपको आज जरूर सुननी चाहिए, जो कि पूरे समाज को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके बाद हम बात करेंगे उस खत की जिसे लिखना अब खता बन चुका है। इस देश में फैल रहे उस नैरेटिव से आपका परिचय, इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जहां पर रीना अहमद से कोई परिचय ही नहीं रख सकती। इस लेटर में छिपे हुए एक एक शब्द का आज टू द पॉइंट विश्लेषण होगा और आखिर में आपको उस टेक्नोलॉजी से मिलवाएंगे जो कि आपको हैरान कर देगी। मतलब अब आपको अपनी कार के पास नहीं जाना होगा, बल्कि आपकी कार खुद आपको ढूंढते हुए आपके पास तक पहुंच जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर क्या है? प्रसिद्ध कवि सुदामा पांडे की एक कविता है जिसका नाम है रोटी और संसद। इस कविता में लिखा है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और एक आदमी तीसरा भी है जो ना तो रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आजादी के 77 साल बाद भी देश की संसद यह नहीं बता सकी कि वो तीसरा आदमी कौन है। इस कविता को आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझिए। एक आदमी रोटी बेल रहा है, मतलब वो काम कर रहा है। एक आदमी रोटी खा रहा है, मतलब वो उस काम का लाभ उठा रहा है। लेकिन ये जो तीसरा आदमी है जो उस रोटी को ना बेलता है ना खाता है, बल्कि उस रोटी से खेल रहा है, वो दरअसल वो भ्रष्टाचारी है जो हर चीज में मिलावट से मुनाफा कमाना चाहता है। यही भ्रष्टाचारी आपकी किचन में मौजूद है, यह भ्रष्टाचारी आपकी थाली में मौजूद है और यही भ्रष्टाचारी अब आपके धर्म स्थलों पर, मंदिरों तक में जा पहुंचा है। हमारे एक तरफ मिलावट हो चुकी है, देखते ही देखते हम सब मिलावट को ही हकीकत मान चुके हैं और इस मिलावट ने हमें स्वीकार कर लिया है। इस मिलावट को हमने स्वीकार कर लिया है और इन सब के बीच समस्या यह है कि बीमारियों ने भी हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में आई मीडिया रिपोर्ट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो हमारे बाजारों में हम मोल भाव के बाद बीमारियों को खरीद रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए, आपकी हरी भरी सब्जियों को जब खेत में उगाया गया तो उसमें खतरनाक केमिकल युक्त पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक और नकली खाद को डाला गया। बाजार में पहुंचे तो दाल, चावल, दूध, घी ये भी नकली। और अगर नकली खाना खाने के बाद तबीयत खराब हुई तो बाजार में मिलने वाली दवाई भी नकली। दवा के साथ इंसान अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगता है, लेकिन दुआ के बाद मिला प्रसाद भी अब नकली हो चला है। आप जरा सोचिए कि हमारे देश में होने वाली मिलावट मंदिर तक दस्तक दे चुकी है। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसादम में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल करने का आरोप लगा। मंदिर में 4 घंटे का शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया और इसका असर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी देखने को मिला, जहां बाहर से लाए गए प्रसाद को बैन कर दिया गया है। प्रसाद लाना है तो घर से ही ला सकते हैं। और इसी बीच एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ जिसको लेकर कहा गया कि यह वीडियो मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धि विनायक मंदिर का है, जिसके प्रसाद में चूहा दिखाई दिया। हालांकि मंदिर प्रशासन ने इस बात का दावा किया कि यह प्रसाद सिद्धि विनायक मंदिर का नहीं है। मंदिर में प्रसादम के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। यह प्रसाद कहां का है, इसको लेकर जांच की जा रही है। यहाँ जो गणेश जी का प्रसाद तैयार हो रहा है वो जगह बहुत क्लीन, नीट और वो नीट रखने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। ये प्रसाद
जो बनाया जाता है उसमें घी, काजू, जो चीज़ हम लोग वापरते हैं वो हर चीज़ मुंबई महानगर पालिका का जो लैब है वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ से ओके आने के बाद ही यूज किया जाता है। पानी तक हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं। इसका मतलब यही है कि जो प्रसाद हम लोग भक्तगण को दे रहे वो बहुत शुद्ध देना, ये तरफ हमारा पूरा ध्यान रहता है। सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें बताया गया कि मंदिर के प्रसाद में चूहा घूम रहा है और कहीं न कहीं जो प्रसाद विवाद है वो सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंच गया है। इसको लेकर आज जो है सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि यह वीडियो सिद्धिविनायक मंदिर का नहीं है बल्कि कहीं और का है। अब ऐसे में सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट द्वारा बताया गया कि जो लोग भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ हम जांच करवाएंगे और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कौन लोग ऐसे वीडियो को वायरल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सिद्धिविनायक मंदिर का नहीं है, इस तरह का प्रशासन का कहना है। लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा रहा है सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट का जो है टैग लगा हुआ है और उसमें चूहे के बच्चे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। यह मुमकिन है कि यह वीडियो सिद्धिविनायक मंदिर का ना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला के मंदिर से जो खबर आई उसने एक तरीके का नैरेटिव बना दिया जो प्रसाद पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस बात को करीब से समझने के लिए आपको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुनना चाहिए, जो ये बता रहे हैं कि किसी दूसरे मंदिर का प्रसाद हाथ में लेते ही तिरुपति तिरुमला मंदिर के प्रसाद की याद आ जाती है। मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी वो बात मेरे मन में खट गई। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जो जिसको हम ये बहुत अपवित्र जिसको हम कहते हैं, हिंदू शास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है और ये एक इस पर विचारणीय विषय है। मतलब ये तो साफ है कि जो होना नहीं चाहिए था वो हो रहा है। मतलब अब प्रसाद पर भी शंका होने लगी है और शायद यही कलयुग है। अब देखिए, खबर प्रसाद से जुड़ी हुई आई तो हमारे खान पान को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे। एक तरफ मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है तो वहीं कुछ मामलों में लोगों की गलत नीयत भी सामने आई, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलना विभत्स है। ये सब स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। अब ऐसे ढाबे और रेस्टोरेंट, खान पान के जो प्रतिष्ठान हैं उनकी सघन जांच होगी। साथ ही इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर, साथ ही स्टाफ के नाम और पता प्रमुखता के साथ डिस्प्ले किए जाएंगे और इसी सिलसिले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जरूरत के अनुसार संशोधन भी किए जाएंगे। ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए और ये न केवल कस्टमर्स के बैठने की जगह पर हो, बल्कि जहां पर खाना बनाया जाता है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हो और पुलिस जब भी इनकी जरूरत महसूस कर इन्हें मांगे तब होटल ओनर को ये सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल करानी होगी। आज हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो जूस की दुकान चलाने वाले लोग हों, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हों, होटल चलाने वाले लोग हों या ढाबा चलाने वाले लोग हों, सभी को अपने अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ शुद्धता का विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। जहां कहीं पर भी मिलावटखोरी पाई जाएगी, जो रेस्टोरेंट चालक होगा, जूस की दुकान का संचालक होगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सर, गाजियाबाद में जिस तरीके से घटना सामने आई सबने देखा, आज मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा निर्णय है ये, क्योंकि जिस तरीके से जूस में मिलावट करी जा रही थी उससे हम लोग के स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ रहा था। विशेषकर वृद्ध और बच्चे ज़्यादा इसका यूज करते हैं, मरीजों को जाता है ये,
तो जिस तरीके से ये काम हो रहा था बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि अगर इस तरह से माहौल को, समाज को, फूडिंग को अगर आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली इस पर एक्शन तो लेना ही चाहिए। और मैं इस चीज़ का उनका सराहना देता हूँ कि उनको एक कदम पहले उठा लेना चाहिए था। सफाई तो वैसे हर किसी को ही रखनी चाहिए, जैसे कि योगी जी ने कहा है कि सफाई रखिए। अगर सफाई हम नहीं रखेंगे स्वास्थ्य के कस्टमर की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, और सफाई करना हमारा धर्म है और कस्टमर को अच्छे से अच्छा स्वच्छ सामान हम दें। कहा जाता है कि कस्टमर भगवान होता है। ऐसे में अगर कस्टमर को गंदी चीजों को हम खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ अपने प्रतिष्ठान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि मिलावट के हर प्रकार पर अगर कड़ा प्रहार करना है तो इस तरीके के फैसले लेने होंगे, क्योंकि मिलावट की ये कहानी अब आस्था का भी तिरस्कार करने लगी है। वहीं गंदी नीयत वाली मिलावट हमारे बाजार से भरोसा को खत्म करती जा रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीते दिन एक खबर सामने आई थी, जहां पर एक जूस दुकानदार अपने यहां पर आने वाले ग्राहकों को जूस में यूरिन मिलाकर बेचा करता था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसे दुकान के अंदर से 1 लीटर यूरिन मिला। इस तरीके की घिनौनी और गिरी हरकतों का ये कोई पहला मामला नहीं है। मोबाइल फोन का जमाना है तो आज लगभग हर हाथ में कैमरा है और इसीलिए ऐसी हरकतें सामने भी आती हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की तीसरी नजर में भी कुछ जाहिलों की ऐसी नीच हरकत कैप्चर हो जाती है। बीते 10 सितंबर को बागपत में ढाबे में थूक लगाकर रोटी बनाने का एक वीडियो वायरल हुआ। 12 सितंबर में सहारनपुर के छुटमलपुर में भी एक लोकप्रिय ढाबे में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया था। आज ही एक और वीडियो आया है जहां पर शामली में जूस को थूक कर बेचा जा रहा था। मामले की जांच हुई और आरोपी जूस विक्रेता आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप जरा ये समझिए कि लड़ाई दो तरफा है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों की मिलावट से लड़ना है और दूसरी तरफ ऐसे मानसिक रूप से बीमार शिकार लोगों से भी लड़ाई करनी है। और इस स्थिति में हम किसी भी खान पान की चीज पर विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। अब नियमों को सख्त करना होगा, क्योंकि मामला हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारी संस्कृति, हमारी आस्था पर चोट करने तक जा पहुंचा है। अब इस मिलावट को भी काउंटर करने की जरूरत है। हर सोच का एनकाउंटर करने का यही सही समय है और यही समय है। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपको सुनी सुनाई सी लगेगी, लेकिन इस खबर को आप सिर्फ अपराध से जुड़ी हुई खबर की तरह मत देखिएगा, उसे एक लेंस का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ये खबर समाज से जुड़ी खबर है। ये खबर मुझसे और आपसे जुड़ी हुई खबर है। आप इस खबर को देखकर ये सोच सकते हैं कि आखिर सच में दोष किसका है। कर्नाटक के बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक महिला का शव ठीक उसी अवस्था में मिला जिस अवस्था में आज से करीब 2 साल पहले दिल्ली में श्रद्धा वॉकर का शव मिला था। इस खबर में भी प्यार में तकरार, टुकड़े और फ्रिज शामिल है। महालक्ष्मी का परिवार साल 2019 तक नेपाल में रहा करता था। महालक्ष्मी ने हेमंत दास नाम के एक लड़के से शादी की। दोनों बेंगलुरु आए और यहां पर हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा तो महालक्ष्मी एक सैलून में काम करने लगी। साल 2023 में इन दोनों के बीच आपसी झगड़ा शुरू हुआ और इसकी वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने भी लगे। 21 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे व्यालिका वावल इलाके में एक घर से बदबू सी आने लगी। पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस जब उस घर का दरवाजा खोलने के लिए पहुंची तो उसके अंदर रखे हुए एक सिंगल डोर फ्रिज पर सभी की नजर गई। इस फ्रिज से बदबू हर जगह फैली हुई थी। उस फ्रिज को जब खोला गया तो उसके अंदर पुलिस को पूरे 19 दिन तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बन गए। 30 से 40 टुकड़े इसीलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ तक को बुलाना पड़ा। पुलिस ने घर की तलाशी ली और उस दौरान महालक्ष्मी का मोबाइल बरामद किया गया। जब मोबाइल की CDR यानी कि उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया
तो ये पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई, ना ही कोई कॉल रिसीव की गई, और इसी से बेंगलुरु पुलिस को यह अंदाजा लगा कि महालक्ष्मी की हत्या 2 या 3 सितंबर के दरमियान में हुई होगी। हालांकि कातिल कौन है, इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की, लेकिन इन दोनों ने ही शुरुआती पूछताछ के बाद अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन, इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी, जहां पर 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जा सके। As far as Vayalikaval murder case investigation is concerned, we are investigating the case from all angles, and more or less the culprit who is, or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence, he is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details regarding the case. पुलिस अभी जांच कर ही रही है और शायद जल्द ही कातिल का पता भी लग सकेगा, लेकिन ऐसी खबरें एक समाज के तौर पर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसान कहां पहुंच चुका है। किसी इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसे फ्रिज के अंदर रखने वाला व्यक्ति सिर्फ अपराध ही नहीं कर रहा, यह हैवानियत है जो कि इंसानों और जानवरों के बीच में बचे कुचे हुए फर्क को भी, भेद को भी खत्म कर देती है। अब अगली खबर पर बढ़ने से पहले आपको एक चिट्ठी पढ़कर सुनाती हूं। यह चिट्ठी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो सुनिएगा। अहमद, तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। अहमद को यह चिट्ठी लिखी गई है रीना की तरफ से। एक बार फिर से पढ़ देती हूं। अहमद, तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। ये जिस एड्रेस पर लिखा गया है वो एड्रेस है नई दिल्ली का, नई दिल्ली के मालवीय नगर का। मकान नंबर कुछ 15 है, एक ब्लॉक सी इसमें लिखा हुआ है, और नाम जिसको रेफर किया गया है अहमद अली, जो कि इस चिट्ठी के पहले वाक्य में है। अहमद, तुम बताओ, तुम कैसे हो, यानी कि अहमद अली को लिखी गई ये चिट्ठी है। अब चिट्ठी मैंने पढ़ दी। अब आप जरा ये सोचिए कि ये चिट्ठी हकीकत में किसी ने किसी को लिखी नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी में 3rd क्लास की एक किताब में एक चैप्टर के अंदर यह लिखा हुआ है। यहां पर रीना नाम की एक बच्ची एक खत लिखती है। हेडिंग क्या है? चिट्ठी आई है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। हेडिंग लिखी है इसमें, चिट्ठी आई है, और इसमें रीना नाम की लड़की अपने दोस्त अहमद को छुट्टियों में अगरतला आने का निमंत्रण देती है। इसको लेकर वो अपने दोस्त को एक लेटर लिखती है, और लेटर के आखिर में लिखती है, तुम्हारी रीना। अब इसी बात से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक को दिक्कत हो गई है, और वो इसे लव जिहाद बता रहे हैं। अब आप सोचिए, इस पूरी कहानी में सिर्फ रीमा का जिक्र किया गया है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि रीना हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है, और रीना नाम का इस्तेमाल हिंदुओं में भी किया जाता है। ये वही रीना नाम का इस्तेमाल मुसलमानों में भी किया जाता है। तो सिर्फ एक चिट्ठी में लिखे हुए नाम के आधार पर इसे लव जिहाद बता देना, इसके पीछे कोई तर्क समझ में आता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बच्ची किसी को पत्र लिखती है और उसमें वो ये कहती है कि आपकी रीना, तो इसमें विवाद की वजह क्या है? क्या हमारे देश में अब मुसलमानों से पारिवारिक संबंध, दोस्ताना संबंध, या फिर यूं कहूं कि किसी भी तरीके से कोई परिचय रखना भी क्या अब गलत माने जाने लगा है?
चलिए एक उदाहरण दे देती हूं, उससे समझाने की कोशिश करती हूं। अगर रीना नाम की एक बच्ची ने अपने पड़ोस में रहने वाले अहमद को एक पत्र लिखा और वो ये कहती है कि छुट्टियों में घर आना, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन हमारे देश के कुछ कथावाचकों को इसमें भी कुछ गलत नजर आने लगता है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिएगा। यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजिक तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? हमें समाज के तौर पर वो चश्मा नहीं लगाना चाहिए जिसमें हमें हर चीज में कुछ गलत होता नजर आए। हमें ऐसा समाज नहीं बनाना है जहां पर दूसरे धर्म, पंथ, जाति या विचारधारा के लिए कोई जगह ही ना हो, क्योंकि ऐसा समाज मरी हुई इंसानियत के महल तो खड़े कर सकता है, लेकिन ये कभी प्रेम के कच्चे घर भी नहीं बना सकता है।